हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल जॉब्स फन। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको मेडिकल से एक दिन पहले आपकी पूरी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, खाने का, पीने का, एवरीथिंग, हर चीज़ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो मेडिकल है उसमें आपके जो छोटे छोटे पॉइंट जो बन जाते हैं वो नहीं बने, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, मैंने इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस डाला है कि क्या एक्सपीरियंस होता है जब आप एक मेडिकल देने जाते हो, उससे पहले का और उसके बाद का। उससे पहले एक और चीज़, जिसने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसको आप कैसे क्योर कर सकते हो, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए जो है अपना वीडियो जो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में बताने क्या वाला हूँ। की पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ है कि आपको खाने का रूटीन क्या होगा, आपका पानी पीने का रूटीन क्या होगा। देखो, पानी पीने का रूटीन का एज इन मतलब ये है कि मेडिकल के दौरान भी अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग चेकअप के दौरान आपको जो है पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और मेडिकल देने से पहले आपको पानी कैसे पीना है उससे रिलेटेड भी हम बातचीत करेंगे, और आपको ऐसा क्यों करना है वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, उसका मैं रीज़न भी दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कान के चेकअप की। उसके बाद बात करेंगे हम आपको अपनी बॉडी की सफाई कैसे करके जानी है मेडिकल के टाइम पे। ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको मेडिकल से पहले, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कैसे प्रॉपरली अपने साथ लेके जानी है, नहीं लेके जानी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है कोविड-19, उससे रिलेटेड भी मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मैं पिछले वीडियो में करना भूल गया था, आपके हाथ में जो पसीना आता है, जिसके हाथ में भी आता है पसीना, उसको सॉल्यूशन क्या करना है मेडिकल के दौरान, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आरओ और आरएम से रिलेटेड एक बात करूँगा आपसे, जो कि जो बोथ वाले हैं, जिनका आरओ और आरएम में हुआ है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, तो वो ज़रूर ध्यान से उसको सुने। ठीक है, तो चलिए अपना हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ खाने का जो प्रोसेस है वो आपको कैसे करना है। पूरे दिन भर में आपको देखो ऑयली फूड अवॉइड करना, कोशिश करना कि ऑयली फूड नहीं आप खाएं। ठीक है, सिर्फ अच्छी चीज़ों का ही सेवन करना। और मेन चीज़ ये है कि जो खाने का जो रूटीन है वो आपका, अगर आपको रिपोर्टिंग है सुबह 7 बजे, 14 तारीख की सुबह 7 बजे अगर आपकी रिपोर्टिंग है, तो उससे 13 की शाम को आपको 7 या 8 बजे खाना खा लेना है। आपको 13 की रात में आपको 7-8 बजे तक खाना खा लेना है। इससे होगा क्या, देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हो, एयरफोर्स का हो या सीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी का हो, मेडिकल के टाइम पे आपका जो है 2 बार ब्लड टेस्ट होता है। एक तो होता है खाली पेट और दूसरा होता है खाना खाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 7-8 बजे खाना खा लेते हैं तो आपका जो डाइजेस्ट है खाना वो जल्दी हो जाएगा। सुबह आप अपना आराम से फ्रेश हो जाओगे। फ्रेश होने के बाद जब आप अपना जो ब्लड टेस्ट दोगे वो काफ़ी सही रहेगा, और खाना खाने के बाद जो आप ब्लड टेस्ट दोगे वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी अगर आप जल्दी फ्रेश हो जाते हो मॉर्निंग में तो। ठीक है, तो ये रीज़न था, सही टाइम है खाना खाने का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पानी पीने की। देखो, पानी मैं पीने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मेडिकल देने जाओगे तो आपको अपना यूरिया टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। अब होता क्या है, जिन लड़कों का यूरिया ज़्यादा ही पीला आता है या तो फिर रेडनेस आती है उसमें, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा इश्यू बढ़ जाएगा, और जिनका वाइटिश होता है वो नॉर्मल ही रहे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है सुबह उठ के, जैसे जिनको 7 बजे रिपोर्टिंग है वो 4 या 4:30 या 5 बजे उठकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोतल पानी पिए। फिर ठीक है, उसके बाद टॉयलेट जाएं। उसके बाद क्या होगा, रात भर में जितना भी आपका गंदे पदार्थ होंगे वो सब यूरिया से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जब यूरिया आप मेडिकल में दोगे, प्रॉपर पानी पीने के बाद मेडिकल के टाइम पे जब आप दोबारा पानी पियोगे और जब अपना यूरिया दोगे तो वो पूरा वाइटिश होगा और उसमें ज़्यादा येलोइशपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको मेडिकल के दौरान पानी की बोतल अपने पास रखनी है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ अगर मैं बीपी की, ईसीजी की बात करूँ, तो वहाँ पर भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर कर रखनी है कि आपको अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेके जाना। पानी की बोतल ले जाने से ये होगा, बीपी के टाइम पे आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ईसीजी के टाइम पे अगर होता है ईसीजी मशीन में तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। ठीक है, तो ये पानी पीने के यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। कान चेकअप का, अब कान की सफाई तो सबको पता है करवानी है, लेकिन कैसे करवानी है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर आपका 14 तारीख को मेडिकल है तो कोशिश करना 13 या 13 को आप अपने कान की सफाई करवा लेना। बट ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मेडिकल मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 दिन पहले ही आप कान की सफाई करवा के जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना कि आपका जो कान की जो सफाई है वो मैक्सिमम या तो फिर 2 दिन के अंदर ही हो जानी चाहिए कान की सफाई। क्योंकि क्या होता है कि किसी किसी के कान में जल्दी जल्दी मैल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रीमेडिकल मिल सकता है। ठीक है, तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना कि 2 दिन या तो फिर अगर आप 1 दिन पहले करवा सकते हो तो ये तो काफ़ी बेस्ट रहेगा कान की सफाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि आपको अपनी बॉडी की सफाई कैसे करनी है। देखो, बॉडी की सफाई का मतलब मेरा ये है कि आपको बालों की सफाई करनी है। अपने जो साइड आर्म्स होते हैं, ठीक है, उनके आपको पूरे बाल साफ़ करके जाने हैं। देखो, चाहे वो, अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो वो अपना पूरा एक इंस्ट्रक्शन देते हैं मेडिकल के टाइम पे, और डिस्कस भी करते हैं इस बारे में कि आपको जो मेडिकल के टाइम पे है अपने जो सारे बाल हैं वो साफ़ करके जाना है। अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो वो अपना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं मेडिकल के लिए कि आपको कैसे आना है, सारी प्रोसेस आपको बताते हैं वो। ठीक है, और उसमें ये भी चीज़ मेंशन करते हैं कि आपको अपने बालों की सफाई करके आनी है। ठीक है, बालों की सफाई मैं हाथ पैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लोअर सेंसिटिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, और बैक वाला जो पार्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ, और साइड आर्म्स जो होते हैं वो भी आपको साफ़ करके जाने हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें हैं सावधानी पूर्वक ही करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ करना ज़रूरी है क्योंकि एयरफोर्स वाले तो डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में, बट यहाँ पे बीएसएफ वालों की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं। तो जो पहली बार मेडिकल देने जा रहे हैं वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ये सफाई जो है वो करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। देखो, अगर आपका मेडिकल 14 को है तो 13 या 12 को आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि एक्सरसाइज ना करें, उससे अगर कुछ दिक्कत हो जाएगी तो फिर मेडिकल में जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप एक्सरसाइज है जो वो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया नहीं गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के टाइम पे ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूँ डिफेंस फोर्सेस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज़्यादातर ये देखा गया है कि आपका जो मेडिकल है और फिज़िकल है उस टाइम पे आपके 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अगर मैं आपको सीआरपीएफ की बात बताऊं 2016 की, तो वहाँ पे 2 बार हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। फिज़िकल के टाइम पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और आपका मेडिकल में भी डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे, तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर भी हुआ था। ठीक है, बट अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो एयरफोर्स के मेडिकल और फिज़िकल में, फ़िज़िकल जब हम देने जाते हैं तो फिज़िकल के टाइम पे ही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं। जब हम ग्रुप डिस्कशन देते हैं या फिज़िकल देने जाते हैं एयरफोर्स का, उसी टाइम पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड हो जाते हैं और वहीं पे उनका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो मेडिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगाते, यहाँ पे हम लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स का इतना ज़्यादा वजन भी नहीं होता कि आप ले ना जा पाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब एडमिट कार्ड, देखो एडमिट कार्ड के लिए अगर आपके पास पुराने एडमिट कार्ड पड़े हैं या मेंस का जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा उसका एडमिट कार्ड अगर आपके पास पड़ा है तो वो अपने साथ लेके जाइए, और अगर पुराने एडमिट कार्ड कोई भी बचा है आपके पास तो वो भी एडमिट कार्ड लेके जाना उसके साथ ही। और एक और चीज़, ये इंस्ट्रक्शन में दिया नहीं गया है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि एक लिस्ट मिली है आपको जिसमें आपका नाम है। उस लिस्ट का वो वाला जो पेज है जिसमें आपका नाम है उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर आप जा सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोविड वाला। जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला कोविड फॉर्म है वो आपको खुद फिल करके जाना है।
ठीक है। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आता है सर डॉक्टर से भरवाना है या हमें खुद भरना है, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो आपको खुद फिल करना है। नेक्स्ट चीज़, बट ये ध्यान रखना कि आप कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है उसको ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि वहाँ नीचे में छोटे से पॉइंट में लिखा हुआ है कि वहाँ पर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर ब्लैंक छोड़ना है, वो वहीं ऑफिस में जाके आपको फिल करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कमेंट आया था कि सर हमें हाथ में पसीना आता है, उसके लिए क्या करें, तो वो मैं पिछले वीडियो में बता नहीं पाया आपको, बट इस वीडियो में मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ कि आपको उसके लिए प्रोसेस में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको हाथ में स्वेटिंग होती है तो ध्यान रखना है आपको ये जो स्वेटिंग चेक होती है हाथ के पसीने की, वो हमेशा ही फिज़िकल के दौरान होती है। फिज़िकल, मैं रनिंग वनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिकल में जो एक्सरसाइज करवाई जाती है मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम क्या होता है, आपके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और आपसे एक्सरसाइज करवाई जाती है, ये उस टाइम होता है। जब वो आपसे एक प्रॉपर एक्सरसाइज करवा देते हैं तो वो तुरंत चेक करते हैं आपका हाथ का पसीना। ठीक है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने हाथ का पसीना चेक करना स्टार्ट कर दिया है। आपसे बोलेंगे वो हाथ आगे करो और उसके बाद वो हाथ का पसीना चेक करना शुरू कर देते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि देखो गर्मी का टाइम चल रहा है और जब ये चीज़ होगी तो आपको पसीना बहुत आएगा, हाथ पैर में हर जगह आएगा। ठीक है, शरीर में कहीं भी, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको उस टाइम पे एक्सरसाइज के टाइम पे अपने हाथों से पसीना बिल्कुल मत पूछना, क्योंकि अगर आपके हाथ में पसीना नहीं भी आता है और पानी रहा तो वो समझ लेगा कि स्वेटिंग हो रही है, वो आपका पॉइंट दे देगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज में किसी भी टाइम वो स्वेटिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो बता के चेक नहीं करेंगे, वो स्वेटिंग आपकी चेक कर लेंगे, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप लोग। अब इससे बचना कैसे, आपको देखो दो उपाय हैं इसके, या तो फिर आप अपने जब कपड़े उतरवाने के लिए बोलेंगे आपको वैसे पता चल जाएगा कि कब आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, तो उसी टाइम आप या तो आप अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके हाथ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा और स्वेटिंग की संभावनाएं कम हो जाएंगी थोड़ी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने साथ रेत लेके जा सकते हैं, जिसको हाथ से रगड़ने पर स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट एक और चीज़, अगर आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैदान में होती है तो वहाँ पर तो आपको मिट्टी मिल जाएगी, बट अगर फर्श में हुई किसी रूम के अंदर एक्सरसाइज करवा रहे हैं आप लोगों को वो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी साथ ही कोशिश करना जिसको स्वेटिंग होती है वो रेत लेके जाए और एक्सरसाइज से पहले अपने हाथ को थोड़ा सा उससे रगड़ लें। उससे क्या होगा, आपके हाथ में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से आपका जो हाथ का ये वाला सरफेस होगा हथेली वाला वो थोड़ा रफ हो जाएगा और स्वेटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है कुछ स्वेटिंग से बचने का। तो लास्ट में मैं उन बच्चों के बारे में बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को बहुत सारे मैसेज किया है कि सर आप एक वीडियो उनके लिए बनाइए जो बोथ में सिलेक्टेड हैं, आरओ और आरएम में जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनके बारे में एक वीडियो बनाइए और उनको कहिए कि वो आरएम को प्रेफरेंस ना देके आरओ को प्रेफरेंस दें। देखो इसका रीज़न उन्होंने मुझे क्लेरिफाई जो किया है वो रीज़न मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, और ये क्लेरिफिकेशन जो है वो उन बच्चों का है जो आरएम में सिलेक्टेड है। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आरओ में आपकी जो वैकेंसी है वो 462 है और बच्चे जो हैं सिलेक्टेड हैं आरओ में वो 500 के आसपास बच्चे हैं। ठीक, उनका कहना ये है कि अगर 50-60 के बच्चे आसपास मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसके ऊपर फिर एयरफोर्स में वैकेंसी वाले बच्चे भी हैं वो भी चले गए हैं। तो यहाँ पे अगर जो आरओ और आरएम में बोथ सिलेक्टेड जो बच्चे हैं 160 के आसपास हैं, वो भी अगर आरएम में चले जाते हैं तो यहाँ पे आरओ की बहुत सारी जो वैकेंसी है वो खाली चली जाएंगी, और जो बच्चे आरओ में ना जाकर आरएम में गए हैं उनकी वजह से जो आरएम में बच्चे आ सकते थे वो भी बाहर हो जाएंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी और यहाँ पे आरओ की वैकेंसी जो है खाली चली जाएगी। तो देखो उनका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपके पास मेडिकल में प्रेफरेंस आती है कि आपको आरओ चुनना है या आरएम, क्योंकि अब पोस्ट दोनों इक्वल हो गई हैं, दोनों हेड कांस्टेबल ही हैं, तो यहाँ पे वर्कलोड का देखो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले तो रेडियो मैकेनिक एएसआई था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, और आरओ जो था हेड कांस्टेबल था। अब दोनों की पोस्ट जो इक्वल है, पे स्केल भी सबका बराबर ही है। ठीक है, वर्कलोड का हो सकता है कि कुछ डिफरेंस हो, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है कि आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काम तो दोनों में ही होगा आपके पास, लेकिन
किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं आप, किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन बच्चों का कहना सिर्फ इतना ही है कि जो बोथ में सिलेक्टेड बच्चे हैं वो अपनी प्रेफरेंस जो फर्स्ट होगी वो आरओ दें और सेकंड जो प्रेफरेंस होगी वो आरएम दें, अगर आपके पास मेडिकल में प्रेफरेंस देने के लिए आता है। ठीक है, तो जो बोथ वाले कैंडिडेट है मेरे अकॉर्डिंग उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ में, अगर वो आरओ को प्रेफरेंस देते हैं और आरएम को सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें देखो फ़ायदा उनका भी है। फ़ायदा कैसे, देखो अगर उनका आरओ में नहीं होता है तो आरएम में हो जाएगा, और अगर दोनों में नहीं होना होगा तो किसी में भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि उनको तो दोनों में मिल सकता है, बट अगर वो आरएम को प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पे अगर उनका आरएम में हो जाता है तो आरएम की जो आरओ की वैकेंसी खाली हो जाएगी और आरएम में जो बच्चा आ सकता था वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों ने मुझसे मैसेज किया था, इसलिए मैंने उसका एक वीडियो इस वीडियो में उसको भी क्लेरिफाई कर दिया है। ठीक है, तो बाकी सब आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा भी प्रेफरेंस डालनी है, अगर मेडिकल में ऐसी प्रेफरेंस आती है तो वो सब आप पे डिपेंडेड है। ऐसा मुझे मैसेज किया था बहुत सारे बच्चों ने, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है जो बोथ वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, वैसे आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर आप आरओ में भी जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, आपको एक जॉब मिल जाएगी और आपकी वजह से एक दूसरे बच्चे को भी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जो है मोटिवेशन काफ़ी मिलता है हमें और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाने का आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगा मेडिकल से रिलेटेड। 14 तारीख को जो मेडिकल होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी पूरी डिटेल्स जो है कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्स जो है मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।